नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर उनके 3 साल के कार्यकाल की सराहना की है। पीएम मोदी ने धामी सरकार को सेवा, सुशासन और विकास के लिए समर्पित बताते हुए उत्तराखंड के उत्थान में इन 3 वर्षों को बड़ी उपलब्धि करार दिया है। और पीएमओ की ओर से यह पत्र 29 मार्च को भेजा गया था, लेकिन इसे 1 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया है। जहां एक और विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवैध खनन जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री धामी को घेरने की कोशिश कर रहा था, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की इस चिट्ठी ने मुख्यमंत्री को नई ताकत दे दी है। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा कि उत्तराखंड आज अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निरंतर विकास किया जा रहा है। उत्तराखंड के 4 जिलों में कुल 17 स्थान हैं जिनका नाम बदला गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार 31 मार्च को इसकी घोषणा कर दी थी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकेंगे। जो नाम बदले गए हैं वह देश के बड़े महापुरुषों के नाम पर हैं। वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है, महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य से लोगों की आस्था श्रद्धा यहाँ बनी रहे, उसका प्रयास हम निरंतर करते रहें। उत्तराखंड में 17 स्थानों के नाम बदलने पर विपक्ष ने पुष्कर सिंह धामी सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि नाम बदलने से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार के 3 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए सरकार लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के फैसले कर रही है। उन्होंने सवाल किए कि कई जगहों के नाम बदलने से क्या वहां विकास हो जाएगा, क्या वहां के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, क्या उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। न पक्ष में है न विपक्ष में है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, केवल नाम बदलना ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो गया है, क्योंकि इनके पास काम बताने को कुछ नहीं है। 8 साल, 8.5 साल जो भी है, ये पूरी तरीके से घोर विफलता के वर्ष है और जनता इनसे सवाल कर रही है, तो उस सवाल से ध्यान भटकाने के लिए ये नाम बदलने का नाटक किया जा रहा है। ये जो है, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई 3-4 साल आपको हो गए और भाजपा को करीब 8-8.5 साल से ज़्यादा हो गए सत्ता में, क्या आपकी उपलब्धियां हैं? ये 8 उपलब्धियां भी नहीं बता पा रहे हैं और लोग 80-90 खामियां गिनाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए ये एक एजेंडा उन्होंने अपना लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत हैं और वे शुरू से ही इसके समर्थन में हैं। रावत ने सरकार पर ओपीएस लागू करने का दबाव डालते हुए इसे कर्मचारियों के हित में जरूरी बताया। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अब केवल राजनीति कर रही है। हमारे
जो कर्मचारी भाई हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब लोग संघर्षरत हैं ओपीएस के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को। वो कह रहे हैं नया पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए हमको, ओपीएस लागू करो, जो कांग्रेस के समय की थी। तो मेरा इस मांग के साथ भावनात्मक संबंध है। मैं 2003-04 में जब अटल जी की सरकार ये फैसला ले रही थी, उस समय मैंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लीड किया था इस कदम को उठाने के खिलाफ जो है। तो इसलिए जो है मैंने आज वो काली पट्टी बांधे हुए, तो उनके साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए काली पट्टी बांधी। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गई है और देश के अंदर जो भी अच्छे कार्य होते हैं उनका वो हमेशा विरोध करते रही है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो कर्मचारी हितों के साथ, कर्मचारियों के साथ हमेशा खड़ी रही है। लेकिन मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी से पूछना चाहता हूं कि आज वो जो काली पट्टी अपने हाथ में जो बांध रहे हैं, वो किस लिए बांध रहे हैं? क्या जब 2004 के बाद 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार रही, जिसमें वो सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, उस समय उन्होंने इन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बात कभी नहीं उठाई, न उनके साथ वो खड़े दिखे। लेकिन आज जब केंद्र सरकार के द्वारा और हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारी हितों के लिए नई पेंशन योजना लाई गई है, जो कर्मचारी हितों के लिए है, उस पर आज वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और कुछ बोलने से उनको, इन कर्मचारियों को उनको जवाब भी देना चाहिए कि उन्होंने 2004 से जब उनकी 10 साल तक सरकार रही तब अल्मोड़ा बीजेपी सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में खनन माफिया पूरी तरीके से हावी हैं। नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मनमाने तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है और बेलगाम माफियाओं द्वारा गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। अवैध रूप से सरकारी भूमि पर भी खनन कार्य किया जा रहा है। आज राज्य पूरी तरीके से खनन माफियाओं के हाथ चला गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा महंगी कर दी है और शराब सस्ती कर दी है। गांव-गांव शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिसका ग्रामीण जनता लगातार विरोध कर रही है। उसके बावजूद भी सरकार जनता की सुध लेने के लिए राजी नहीं। इसमें पूरी तरह से खनन माफिया हावी है। अवैध खनन पर कोई लगाम नहीं है। तमाम जो नियम कायदे कानून है उसका कोई अनुपालन नहीं हो रहा। पर्यावरण कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेबर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गरीब किसानों की ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। सरकारी जंगलात की भूमि में भी खनन हो रहा है। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में खनन माफिया हो, नदी नाले सब लूट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये राज्य आज इन माफियाओं के हाथों में चले गया। शराब के नाम पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में लोग उसका विरोध कर रहे हैं। शराब माफियाओं को शराब की दुकानें लूटने के लिए, लोगों को लूटने के लिए बिना राजस्व को ध्यान दिए वो छेड़ गई हैं। ये 3 साल इस जनता को, इस प्रदेश को लूटने के सवाल रह गए हैं और इस मानस खंड में तो बुरा हाल है। मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, यहाँ के सांसद केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन हल्द्वानी, अल्मोड़ा, मुंशियारी या तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी हालत खराब। हल्द्वानी के चौसला गांव में बाहरी व्यक्तियों द्वारा जमीन खरीदी और डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दे पर हिंदूवादी संगठनों ने तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया है। शिकायतकर्ता विपिन पांडे ने बताया कि 1 साल पहले इस मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री सील करने और जमीन पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट कुमाऊं कमिश्नर को भेज दी गई है और कानूनी कार्रवाई जारी है। हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने पूरे मामले पर प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की।
समय से यहाँ जमीनों में जो खरीद फरोख्त है उस पर लगातार कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते रहे और अभी एक मामला यहाँ पर आया है। यहाँ पर लगातार एक चौसा नामक जगह है हल्द्वानी के अंदर, वहाँ पर लगातार जो जमीन है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं सरकारी कर्मचारियों पर भी, और जो वहाँ की कार्य प्रणाली है उसको लेकर के, एक डेमोक्रेटिक चेंज को लेकर भी यहाँ पे विषय उठा है। उसको लेकर वैसा बातचीत करने के लिए विपिन पांडे जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस मामले को लेकर के आज आप तहसील में आए हैं, क्योंकि लगातार लंबे समय से आप इस तरह के मामले उठाते रहे और बड़े धर्मांतरण के मामला हुए, कई मामलों में लेकर के आप मुखर होकर बोलते रहे, और आप किस मामले को लेकर यहाँ पर आए, क्या मामला पूरा है? सर, एक चौसला जगह पड़ती है जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। फतेहपुर की जो रोड है वहां से लगभग 5 किलोमीटर अंदर है, मतलब दुर्गम अगर स्थान उसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहां 19 फरवरी 2024, 23 फरवरी 2024, 24 फरवरी 2024, 19 फरवरी को मैं इनसे मिला था वनबुलपुरा दंगों के बाद। मुखाने थाने में किसी विषय को लेकर आए थे, उस दिन मैंने इनको खतौनियां दी थी। 23 फरवरी और 24 फरवरी को मैंने इनको व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल भी की थी और व्हाट्सएप के माध्यम से इनको सारी जानकारी हल्द्वानी तहसीलदार को दी थी, जिसका मेरे पास प्रमाण मौजूद है। उस समय 30 परिवार वहां मुस्लिम वर्ग के कॉलोनी कट के जमीनें बिक चुकी थी और आज वो संख्या 70-72 पहुंच चुकी है। और कुमाऊं कमिश्नर से लगभग 15 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे भी मेरी बातचीत इस विषय पर हुई। उन सबके बाद मेरा ये कहना है कि जो क्षेत्र है, जब इनसे बात आती है, ऊपर से बात करी जाती है, तो ये कहते हैं कि ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। तहसीलदार एक पोस्ट है, तहसीलदार कोई व्यक्ति नहीं है। तो मैं जब उनसे इस बात की शिकायत करता हूं तो वो मुझे फोन करके कि भाई तुम मेरे को कैसे टारगेट कर रहे हो, मेरा क्या मतलब है इस चीज से। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, वो ऊपर कहते हैं कि मेरे कार्यकाल का मामला नहीं है। मेरे पास कई ऐसे सवाल उनके कार्यकाल के दौरान के हैं जो उन्होंने गैर जिम्मेदारी से किए हुए हैं, तो वो सवाल पूछने के लिए भी आया था। और चौसला में जो पटवारी क्योंकि ऐसी चीज है, जो पटवारी ऐसा व्यक्ति है जो क्षेत्र में रहेगा तो उसे सारी जान। देखिए, ग्राम चौसला में जो भूमि का क्रय विक्रय हो रहा है, इसके संबंध में आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया था और उसी का संज्ञान लेते हुए यहाँ पे तहसील की टीम के द्वारा ग्राम चौसला का निरीक्षण किया गया और नपाई की गई। तो ये पाया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बार बार भूमि का विक्रय किया जा रहा है और लगभग 60 के करीब व्यक्तियों को भूमिधरी भूमि का विक्रय किया गया है। तो इसी को देखते हुए रेरा के अंतर्गत कार्रवाई के लिए एक रिपोर्ट प्रेषित की गई है। साथ ही वहाँ पे कुछ सरकारी जमीन पे भी अतिक्रमण का मामला संज्ञान में आया था। तो 6 परिवार ऐसे चिन्हित हुए जिन्होंने सरकारी जमीन पे अतिक्रमण किया है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार इनको 15 दिन का नोटिस दिया गया कि 15 दिन के अंतर्गत ये अपना अतिक्रमण खाली कर दें, अन्यथा उसे बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। देखिए, क्योंकि वहाँ पे भूमिधरी भूमि भी जो है वो एक वर्ग विशेष की है, तो उनके द्वारा भी अपने वर्ग विशेष के समुदाय को ये भूमि विक्रय की गई है। यद्यपि वो छोटे छोटे प्लॉट्स उसमें छोटे छोटे भूमि के खंडों के रूप में विक्रय की गई है और अभी वहाँ पे जो निर्माण है वो इतना अधिक नहीं है, 8 या 10 मकान वहाँ पे निर्मित होंगे, परंतु जो हमारा रिकॉर्ड कहता है तो उसके अनुसार 60 से ऊपर लगभग रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं और दाखिल खारिज हो चुके हैं। इसी कारण इसको रेरा में के तहत कार्रवाई के लिए भेजा गया और क्योंकि ये क्षेत्र प्राधिकरण से बाहर है, इसलिए इसमें प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई किया जाना संभव नहीं था। इसीलिए इस रिपोर्ट को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रेरा को प्रेषित किया। देखिए, इसमें दोनों ही तरीके के लोग हैं और विशेष श्रेणी के भूमिधर यानी कि जो स्टेट से बाहर के लोग हैं वो भी काफी मात्रा में है। देखिए, फैक्ट्री का एक हिस्सा जो है वो सरकारी भूमि पे आ रहा है, जिसको ध्वस्त करने के लिए नोटिस दिया गया है 15 दिन का। यदि ये ध्वस्त नहीं किया जाता तो उसको बल। हाल ही में कुट्टू के आटे के सेवन से देहरादून में लगभग 350 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जिसके चलते प्रशासन ने खाद्य विभाग को सभी जिलों में कुट्टू के आटे की त्वरित जांच किए जाने के आदेश दिए गए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में दुकानों से लगातार कुट्टू के आटे के सैंपल लिए जा रहे हैं और उन्हें सील कर टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश फुलारा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार की टीम ने शहर में पहुंचकर खाद्य संयुक्त सुरक्षा की टीम ने छापेमारी करते हुए 2 दुकानों से कुट्टू के आटे के सैंपल लेकर सील कर दिया है और सर्च अभियान अभी भी जारी है। ये त्योहार सीजन को देखते हुए कुट्टू के आटे का निरीक्षण किया जा रहा है और अभी जैसा कि देहरादून में कुछ लोग कुट्टू के आटे खाने से बीमार हुए हैं,
तो इस सिलसिले में हम जो है यहाँ बाजपुर बाजार में जो है चेकिंग अभियान चल रहा है और इसमें अभी हमने 2 दुकानों में जो सैंपल लिए हैं कुट्टू के आटे के। अभी हम सर्च अभियान हमारा जारी है और यहाँ पर जो हम दुकानदार या जो भी हैं खाद्य कारोबार करता उसको बता रहे हैं कि उनको जो है जहाँ से कुट्टू का आटा आ रहा है उसका सोर्स का पता होना चाहिए और कहाँ चक्की में पिसा जा रहा है उसका और वो अपने पास रखें। संदिग्ध अवस्था में किसी भी कुट्टे के आटे को कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना दून अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दून अस्पताल पहुंचकर कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि चिकित्सकों की मदद से लोगों की जान बची है, लेकिन ये गंभीर बात है कि प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर मिलावटखोरी चल रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। 20 मार्च को और 31 मार्च को पूरे देहरादून जनपद में और देहरादून जनपद के अलावा हरिद्वार जनपद के नक्सल में बड़े पैमाने पर कुट्टू का आटा, जो व्रती लोग होते हैं सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाते हैं, कुट्टू के आटे से बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए। और देहरादून में ही जैसा मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि दून अस्पताल में ही 135 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे और 72 लोगों को एडमिट किया गया और उनका इलाज यहाँ पर काफ़ी लोगों का इलाज होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं। काफ़ी लोग पहले दिन ही फर्स्ट एड के बाद चले गए थे, मेडिसिन लेने के बाद चले गए थे और जो लोग एडमिट हुए थे उनमें से करीब 10-12 पेशेंट अभी दून अस्पताल में हैं और कोरोनेशन में भी कुछ अस्पताल है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लोग यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। लेकिन ये बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से लोग बीमार पड़े हैं, ये चिंता का विषय इसलिए है कि मिलावटखोरी जो खाद्य सामग्री में हमारे राज्य में हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर अगर मिलावटखोरी हो रही है कि 350 लोग अकेले देहरादून जनपद में और पूरे अगर हरिद्वार के मिलाकर के हम देखेंगे तो 500 से ऊपर ये गिनती जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर अगर अडल्ट्रेटेड फूड यहाँ पर मिलावट वाला खाद्य सामग्री अगर यहाँ पर लोग उपभोग कर रहे हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है। वो तो यहाँ डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत करके, जैसा मुझे मरीजों ने भी बताया कि डॉक्टर्स ने इतनी भीड़ यहाँ पर आ गई, अचानक इतने सारे बीमार यहाँ पर आ गए, लेकिन जिस तरह से यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के मेडिकल स्टाफ ने, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने लोगों की सेवा करी और इलाज किया तो लोगों की जान बच गई। लेकिन ये बड़ी खतरे की घंटी है और राज्य की सरकार को, हमारे फूड डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए और मिलावटखोर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खनन का मुद्दा उठाया था। इसके बाद सरकार असहज हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रदेश में खनन नियम के तहत हो रहा है। वहीं इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हंसकर जवाब देते हुए कहा कि यह बात सही है, राजस्व बढ़ा है। पूर्व सीएम ने इसके लिए सरकार को बधाई भी दी है। पूर्व सीएम ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्व बढ़ा है, लेकिन पर्यावरणीय क्षति और जनहानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, राजस्व बढ़ा, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है, ये बात सही है। मैं बधाई दूंगा अपनी सरकार को कि उन्होंने राजस्व बढ़ाया है, उसके लिए तो कोई किसी को कोई शक ही नहीं है, कहाँ उसमें शक है। लेकिन पर्यावरणीय क्षति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जन हानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। नियम जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। संसद में आपके द्वारा उठाए गए सवाल को कोई अधिकारी अगर निजी रूप में जवाब के रूप में देता है, उसको किस रूप में? नहीं, देखो आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका सवाल बहुत गंभीर है और मैं सोच रहा हूं कि कितना नियम कायदों से चलूं। वन विभाग ने अक्टूबर 2024 से ही तैयारियां शुरू कर दी थी और अब हाल ही में एक हेल्पलाइन नंबर 1926 जारी कर दिया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति वनाग्नि की घटना या जानवरों की तस्करी की सूचना दे सकता है। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने जानकारी दी कि वन अग्नि रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। साथ ही
जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा वन विभाग के नए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि जंगलों को आग और अवैध तस्करी से बचाया जा सके। इस बार हम लोगों ने जो है अक्टूबर माह से तैयारियां शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले तैयारी में हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर हर एक ब्लॉक में जो है वृहद रूप से जागरूकता अभियान चलाया। मतलब छोटी छोटी बैठकें करी, उसमें सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स किए और उसी के साथ साथ जो हमारे नए रिक्रूट हुए हैं वनकर्मी, उनके लिए भी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। उनको ट्रेनिंग दिया, वनाग्नि प्रबंधन कैसे होगा, नियंत्रण कैसे होगा, अगर आग लगेगी तो किस प्रकार से बुझाना है, उनका रोल क्या है, उसके बारे में एक पूरा ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया हम लोगों ने। और साथ ही साथ जिलों में जो हमारे जिलाधिकारी महोदय जो है उसके जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, तो हर एक ज़िले ने अपना प्लान बनाया और उस प्लान को अनुमोदित हुआ और वो प्लान हम लोग के पास आया। उसमें सभी चीज़ें मतलब प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ भी और ड्यूरिंग फायर सीज़न क्या क्या कार्रवाई रहेगी, कितने फायर वॉचेस रहेंगे, कितने क्रू स्टेशन रहेंगे, उस सब की जो है एक पूरी प्लानिंग करके जो है वो जिला स्तरीय प्लान बनाए गए हैं। और उसी के आधार पर हमने जो है राज्य स्तरीय एक प्लान भी जो है वो। खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईद के दिन राज्य के 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदलने का फैसला लिया है। इन नामों को उनकी संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए बदला गया है। इस फैसले का आपको बता दें कि यति परमानंद गिरी ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में सराहनीय प्रयास है। आपको बता दें कि जिन 17 जगहों के नाम बदले गए हैं वे अब तक इस्लामिक नामों से पहचाने जाते थे। मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कदम का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके लिए वो वाकई में बधाई के पात्र हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में जब मुस्लिमों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो क्या पुनः दोबारा ये नाम मुसलमानों के नाम पर नहीं होंगे। तो इसलिए एक जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इस प्रदेश के अंदर लाया जाए। बाकी इस कदम का हम स्वागत। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी सड़कों के नाम बदलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में अन्य शहरों समेत हल्द्वानी शहर की 2 प्रमुख सड़कों के नाम परिवर्तन की घोषणा की गई है। हल्द्वानी में नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल मार्ग कर दिया गया है, जबकि पंचक्की चौराहे से ITI तक के मार्ग को अब गुरु गोवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इस निर्णय के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सवाल है आपका, क्योंकि कल ही सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है और सरकार ने नाम बदले हैं। और नाम बदलना बहुत बढ़िया अच्छा काम है, क्योंकि जनभावना का आपने सम्मान करना चाहिए। जनभावना जैसी है उसके अनुरूप ही होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि नाम अगर अटल रख रहे हैं आप, तो आपके काम भी अटल होने चाहिए। जैसे आप शहर में जो है कैमरों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये भी ऐसे मुद्दे हैं। अभी जैसे गर्मी आ रही है, पानी की व्यवस्थाएं, जगह जगह नल टूटे रहते हैं, उनकी रिपेयरिंग है, उनकी मेंटेनेंस है। तो अगर सरकार इन पर ज़्यादा ध्यान दे तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे कल ही हमने पेपर में पढ़ा कि एक महिला का शव मिला है, और इस तरह की भी दुर्घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। तो इनको कैसे हम कम से कम हो, शहर में कैसे सुरक्षा सुनिश्चित करें, कैसे रोड की सुरक्षा सुनिश्चित करें, रोड पर ये जो ये गाड़ियाँ अनाप शनाप तरीके से चल रही हैं, इनको कैसे सुनिश्चित करें। तो सरकार को इन पर भी अटल रूप से कार्य करना चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हल्द्वानी में पहले भी बहुत नाम बदले गए। नवाबी रोड का तो कई बार नाम बदल दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अभी भी पुराने नाम को ही बोलते हैं। नवाबी रोडी कहते हैं, मुखानी को मुखानी चौराया कहते हैं। मेरा कहने का मतलब कि चोरगिले का नाम कई बार बदला, लेकिन उसको लोग चोरगिले ही कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इतिहास को पलटने के बजाय कुछ नए नाम की अलग सड़कें बनानी चाहिए।
जो पुराने इतिहास में जो दर्ज है उनको लोग पहले से जानते हैं। तो मैं समझता हूँ बदलाव से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पुराने लोग वही उसी नाम से जानेंगे। जहाँ तक सवाल है परिवर्तन का, तो सत्ता बदलती है और मेयर बदलते हैं या सरकारें बदलती है तो अपने हिसाब से नाम चेंज करते हैं, लेकिन पुराने नामों को लोग याद करते हैं। अभी भी इलाहाबादी कहते हैं हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन नाम बदला अच्छा है, बधाई है उन लोगों को। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।